चल दो, टाइम हो गया। चला दो चला दो। ये आधे घंटे से क्या कर रहे थे? और खाना तो खा लिया। चला दिया। रिकॉर्डिंग है। अरे बस बातें नहीं। आवाज करनी है वो बाहर चला जाए, जिसको पढ़ना है वो बैठा रहे। तो लास्ट में क्या करवा दिया था? अजमेर अकबर का किला। ठीक है, तो अकबर का किला कहाँ पे स्थित है? कौन सी शैली में बना हुआ है? अकबर था कौन? मुगल। तो या तो मुगल आएगी या मुस्लिम आएगी, और शहर के बीचों बीच स्थित है। ये बात भी याद रखने की है। अरे बातें नहीं करनी रे। उसके बाद में आप सबको बताया कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी। और उस युद्ध की योजना भी किस किले में बनाई? वो तो सबको बताया, घर में ही बनाएगा, बाहर जाके क्यों ही बनाए। और जहांगीर की मुलाकात जो होती है वो किससे? सर टॉमस रो से 10 जनवरी सन 1616 को इसी किले में हुई थी। उस समय में जहांगीर यहीं पे बैठा हुआ था और वो व्यापार करने के लिए यहाँ अनुमति लेने के लिए आए थे। तो फिर व्यापार की अनुमति लेते हैं, व्यापार शुरू करते हैं और फिर भारत को लूटते हैं, लूट के ले जाते हैं पैसा खूब, है ना। और फिर उनको भगाने के लिए 1857 लड़ा गया। 57 में भी नहीं गए, फिर किसान आंदोलन हुए, फिर लास्ट में एकीकरण जब हुआ उस समय में चले गए थे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर पहले बादशाह के नाम से कौन सा महल था? बादशाही महल। तो ये तो वैसे ही आपको बताया था मैंने। अगला अजमेर का जो किला है वो है टोडगढ़। लिखो, देखा एक बार नाम लिखो, टोडगढ़। टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का किला कहां पे है? आजकल ये चला गया ना शायद ब्यावर में। नए जिले के अकॉर्डिंग ब्यावर में चला गया है। लिख लो इसका नाम। ले, अब क्या हो गया? अब हो गया। क्या है ये भी बता दे देगा। क्या है ये? बता क्या है? कौन बताएगा? क्या है ये ऊपर? है अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा। हिंदी में तुम ऐसे बोलते हो आधा चंद्र। कुछ नहीं पता, गोल हो तुम। आगत स्वर होता है ये। आगत का मतलब होता है जो बाहर से लिया गया है। यहां का नहीं है। इसमें ए प्लस ओ
दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कि अधिकतर इसमें ओ की ध्वनि निकलती है हमेशा, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर में ओ निकल गया है ना, तो इसमें ओ की ध्वनि ज्यादा निकलती है। ये यहाँ का नहीं है, ये विदेशी शब्द होते हैं जिनको आगत कहते हैं। पता कुछ नहीं है, तैयारी करने आ गए। तो यहां से आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखो अगला, टोडगढ़ का निर्माण टोड ने करवाया, इसलिए नाम क्या है? बस ये किसको रटना है, इसका निर्माण। तो इसका निर्माण जो है वो कौन करवाएंगे? कर्नल टोड ने करवाया था, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह माने जाते हैं। इतिहास इन्होंने लिखा था शुरुआत में, और जिसको जिस आदमी ने जो स्टोरी सुनाई इसने वो ही लिख दी भाई। जिसने किसी ने कोई नॉर्मल बात बता दी, इसने वो भी लिख दी। सबका सब उल्टा पुल्टा लिख के चला गया। विस्तृत इतिहास क्रमबद्ध रूप से और इतिहास के सोर्स के आधार पे लिखने वाला व्यक्ति ओझा है। इन्होंने फालतू की चीजें लिख दी। हीराचंद ओझा, जिनका नाम सुना होगा। अच्छा, टोड को कहते हैं घोड़े वाला बाबा, सुना होगा ना। और कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं कि भाई ये एक पैर से लंगड़े थे, चला नहीं जाता था, ऐसे कुछ भी कहते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले सबके पास ये घोड़े होते थे। और रियासती काल में आया है, बाहर का आदमी कोई भी अपने घर पे आता है तो उसको कोई बुरा नहीं रख सकता। राजाओं के पास जो घोड़े होते वो दे दिया करते। फिर इतिहास लिखना इतना आसान थोड़ी है कि आप यहां बैठे बैठे लिख दोगे। एक रियासत से दूसरी रियासत में जाना पड़ेगा, तीसरी में जाना पड़ेगा, कोई और में जाना पड़ेगा, तो पैदल थोड़ी जा सकते थे, इसलिए घोड़ा होता था। कोटा कभी गए हो? कौन कौन गया? कोटा में एक सर्किल है, उस सर्किल को घोड़ा सर्किल ही बोलते हैं। और वहां पर वो घोड़ा जो है उसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि कर्नल टोड का घोड़ा है। कि वो घोड़ा किसका बनाया गया है? कर्नल टोड का बना रखा है साइड में। अभी वहां पे जो है विधायक, कौन है वहां के? बिरला, ओम बिरला साहब, जो अभी उधर उनका नियुक्त किया गया है राज्यसभा में। हाँ, वहां पे जब वो नियुक्त हुए था, कोटा के सारे सर्किल बड़े अच्छे कर दिए उसने, बड़े शानदार सर्किल बना दिए। कोटा में विजय स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। एक सर्किल है जिसपे विजय स्तंभ बना हुआ है, अभी बना रहे उस विजय स्तंभ की तर्ज पे सेम वैसा का वैसा। ये बिरला साहब की देन है। तो ये घोड़े वाला बाबा, फिर जब मैं इतिहास पढ़ते हैं अपन, तो इतिहास में कोटा के सोर्स तो कहीं से नहीं मिलते कर्नल टोड के। मेवाड़ का हिस्ट्री लिखा है, मारवाड़ की दो चार बातें लिखी हैं, पर ये एक बार कहते हैं कि गढ़ को देखने के लिए गया था, कोटा वाले को। गढ़ पैलेस जो बना हुआ है वहां पे कोटा में, उसके परकोटे के बारे में इसने कहा था कि इससे बेहतरीन परकोटा किसी का नहीं है। यानी कि या तो आगरा के गढ़ का इतना अच्छा परकोटा है, या फिर कोटा के गढ़ का। ये टोड ने बताया था कौन से परकोटे के बारे में? कोटा वाले के बारे में। तो इसीलिए कहते हैं साहब वहीं पे इनका घोड़ा वोड़ा बना दिया लोगों ने। तो वो पत्थर का बना हुआ है, अभी उसको साइड में कर रखा है थोड़ा सा, पर वो सर्किल अच्छा बना दिया, 4-5 घोड़े लगा दिए। तो ये कर्नल टोड वही है साहब, इतिहास के पितामह। और इसकी श्रेणी जो है वो गिरी है, टोडगढ़ पहाड़ी पे है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है यहां पे, पुलिस में पूछा गया था इस शहर का प्राचीन नाम क्या टोडगढ़ ही नाम था? क्योंकि टोड तो बहुत लेट आया है, उससे पहले भी तो कोई रहते होंगे। तो यहां पर कहते हैं कि शहर का पुराना नाम था बोरासवाड़ा। कौन सा? ये पुलिस में पूछा गया, किस किले का प्राचीन नाम, किस शहर का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा, तो कौन सा आएगा? टोडगढ़। तो टोड ने बसाया, टोड ने किला बनवाया, तब टोडगढ़ है। इससे पहले इसका नाम क्या था? बोरासवाड़ा। अच्छा, यहां से इतनी सी बात सबको पता होता है। इसमें जो सवाल आता है वो अधिकांशता आता है कि इसमें एक तो गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा और एक विजय सिंह पथिक, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया।
गोपाल सिंह करवा और विजय सिंह पथिक को बंदी बनाया गया था। कौन से किले में? टोडगढ़ में। ये सवाल पूछा जाता है, इसके अलावा इसमें कोई सवाल नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात, ये सिंपल सी बातें थी, कोई भी ऐसा रटने की नहीं है। सबसे पहला, टोडगढ़ का किला कहाँ है? किसी को याद नहीं रहे तो सीधी बात यह, अंग्रेजों का मूलतः अधिकार किसी क्षेत्र पे था, वो अजमेर था। तो ये भी तो अंग्रेज ही है, इसलिए टोडगढ़ कहां पे? तो अजमेर में। और इसका निर्माता भी कौन है? कर्नल टोड ही है, इसलिए टोडगढ़ हो गया। पहाड़ी पे स्थित है, गिरिध्रुव हो गया। पर पुराना नाम कोई तो रहा होगा, बोरास वाड़ा। किसको बंदी बनाया गया? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह। विजय सिंह पथिक जिसकी जाति गुजर है, विजय सिंह पथिक जिसके बचपन का नाम भूप सिंह है, बुलंदशहर में जन्म हुआ था, यूपी में। उनके पिताजी जो थे वो जागीरदार हुआ करते थे। उनके टाइम में पिताजी की मृत्यु हो गई, बच्चे को इस सारी घटना का पता चला। तो शुरुआत से क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे अंग्रेजों का बदला लेना है। कहते हैं अंग्रेजों की वजह से मारे गए, इसलिए राजाओं के भी खिलाफ था और अंग्रेजों के भी खिलाफ था, क्योंकि राजाओं ने संधि कर रखी है। वो कहते हैं ना कि भाई भाई मोशेरे भाई, एक तरीके से। तो अंग्रेज राजा एक जैसे ही बने हुए थे उस टाइम पे। एक व्यक्ति बुलंदशहर से रास बिहारी बोस से मिलने के लिए जाता है। 1857 विफल हुआ, कोई नहीं कह सकता कि सफल हुआ। हाँ, ये थी बस 1857 में कि लोगों में जन जागृति आ गई कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इस चीज का पता चल गया। बाकी तो विफल ही है, विफलित हुआ। विफल हुआ तो उसके बाद रास बिहारी बोस जो है वो चाहता था कि पूरे भारत में आज से पहले हमने नॉर्मल क्रांति लड़ी है, पर अब हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, सशस्त्र, शस्त्रों से लड़ेंगे। लकड़ियों से, डंडे बाटों से काम नहीं चला, अब हमें हथियार लाने पड़ेंगे, हथियारों से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो योजना बना रहे थे, बड़े लीडर थे। और उस समय उनसे मिलने के लिए गए थे विजय सिंह पथिक, क्योंकि दोनों का काम एक ही, अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो जब उनसे मिलने के लिए गए तो वहां से फिर इनको और सहारा मिलता है कि यार लोग क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए। तो रास बिहारी बोस बड़े लीडर थे, उनके दोस्त कोई सनिहाल, सजेंद्र सनिहाल जो है वो हुआ करते थे। उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान चले जाओ, क्योंकि क्रांति करने का मतलब ये कि हर प्रदेश में लड़ी जाए और हर जगह कोई ना कोई बड़ा लीडर हो जो काम करने वाला हो, लड़ाई करने वाला हो, लोगों को तैयार करने वाला हो। और वहां तुम्हें अजमेर में गोपाल सिंह करवा रिसीव कर लेगा। तो फिर उनसे मिलके अजमेर आ गए, गोपाल सिंह करवा मिलता है, सब योजना बना रहे थे। इनकी योजना का पता अंग्रेजों को चल गया, इन दोनों की योजना का। उठा लिया इनको, गोपाल सिंह करवा और विजय सिंह पथिक को उठा के इनको अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज खुद के किले में ले जाके टिकाएंगे। दूसरे किले में पता नहीं भागने किधर से क्या सोर्स हो। अंग्रेजों ने टोडगढ़ जो बनाया वो अपने हिसाब से बनाया, बंदी बनाने के लिए तो लोगों को बनाया, तो उसमें ले जाके पटक दिया दोनों को, दोनों जैसे तैसे करके। क्योंकि इधर के लोग वैसे भी खिलाड़ी होते हैं, जेल जाल में से पता नहीं किधर से निकल के भाग गए, फरार हो गए। जेल में बंदी थे कई दिनों से, तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, बाल वाल बढ़ गए थे। बंदी तो भूप सिंह को बनाया था, विजय सिंह पथिक को थोड़ी बनाया, क्योंकि इनका बचपन का नाम भूप सिंह है। पर बाहर निकलते ही इस आदमी में कितना दिमाग होगा उस जमाने में कि इसने जैसे ही बाहर निकला तो नाम चेंज किया सबसे पहले, क्योंकि भूप सिंह को पकड़ने के लिए आएगी ना सरकार, तो विजय सिंह पथिक को थोड़ी आएगी। पथिक किसी के द्वारा दिया गया नाम है। और गांधी जी ने कहा था कि ये राह दिखाने वाला व्यक्ति कोई मात्र अगर हुआ है तो वो यही है, पथिक। इसीलिए तो कहते हैं पथ का राह दिखाने वाला। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब ये फरार होकर सीधे चित्तौड़, क्योंकि जयपुर के आसपास आ नहीं सकते, क्या ही मतलब, अंग्रेजों का पूरा डायरेक्ट रूप से अधिकार हो रखा है धीरे धीरे सब जगह। अजमेर में अंग्रेज वैसे देख, इनके खिलाफ कोई अगर खड़ा है तो मेवाड़ रियासत तो उसी एरिया में जाके छिप गए।
चित्तौड़ के ओछड़ी गांव जो है वो ब्यावर से थोड़ा आगे चल के ही है, ज्यादा दूर नहीं है। टच करते हैं राजसमंद जाते ही चित्तौड़ एरिया आ रही है, भीलवाड़ा आ रही है, तो वहां से निकल के सीधे चित्तौड़ की भाई जब जरूरत पड़ेगी नीचे एमपी चले जाएंगे। ओछड़ी गांव में जाके रहने लगे, लोगों के इकट्ठा करने लगे। कैसे? स्कूलों के माध्यम से विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा है विजय सिंह पथिक, खुद के नाम से स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाए तो नाम आएगा, नाम आएगा तो कोई सर्च करेगा कि भाई देखेगा कि कौन है इसका ये वो, उसमें फंस जाएंगे कभी ना कभी। वहीं लोकल आदमी को पकड़ा, हरि भाई किंकर को पकड़ के उसके नाम करवा दिया, और वो स्कूल चलाता। इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी भी खुलवाओ, पुस्तकालय, पुस्तकालय में पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो समझ आएगा अंग्रेज से अच्छे हैं कि बुरे हैं। इन्होंने कहा अखाड़ा भी चलाओ, हर प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है, कुश्ती लड़ने वाले की भी जरूरत है। तो ये अपने भाई साहब खाना पीना सब यही उपलब्ध करवाते, जवान छोरों को जोड़ लिया सबको, और उसके बाद में फिर यहीं रहने लगे। 1 साल बाद इस विद्या प्रचारणी सभा का जब वार्षिक उत्सव था, तब बिजोलिया से साधु सीताराम दास मिलने आए थे, और वो जब इनके प्रवचन सुनते हैं तब उन्होंने कहा फालतू में एनर्जी नष्ट कर रहे हो चित्तौड़ में। बोले क्यों? बोला आपके जैसे लीडर को बिजोलिया में चलना चाहिए, वहां पर आंदोलन जो चल रहा है वो आप जो लड़ाई लड़ रहे हो इसके खिलाफ ही है। बस सहारे की जरूरत थी, पब्लिसिटी हो जाएगी, निकल लिए बिजोलिया। 1916 में बिजोलिया पहुंच गए थे। पर एक सबसे अच्छी बात थी, बाकी सारे आंदोलन पढ़ोगे, बेगू बरड़ है ना, और कोई भी हटुंडी, या आप पढ़ लो मेवात का आंदोलन, भरतपुर मेव आंदोलन पढ़ लो, शेखावाटी जकात आंदोलन, चिड़ावा, कटराथल, कोई भी आंदोलन पढ़ लो, सब में कोई ना कोई मरा है। और सबसे लंबा चलने वाला और सबसे पहले स्टार्ट होने वाला बिजोलिया है। एक सिंगल आदमी की मृत्यु दिखा दो किसकी हुई है? एक आदमी मरने वाले को नहीं पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि लीडर जो है वो बड़ा जुड़ गया। विजय सिंह पथिक मार दे तो जवाब देना पड़ता है, इसलिए। और जहां पे जवाब नहीं देना वहां कभी रूपा जी मर रहा है, कृपा जी मर रहा है, नानक बिल झंडा गीत गाता हुआ मर रहा है, कभी माधो सिंह गोविंद सिंह, ये सब के साथ में कुछ ना कुछ हुआ। पर यहां अहिंसक, हिंसक नहीं अहिंसक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन अगर कोई है तो बिजोलिया है। और लास्ट में फिर पड़ती है साहब विजय सिंह पथिक को भी किक। 1927 में इस आंदोलन से बाहर हो जाते, इसलिए बाहर हो गए थे कि 27 में ये नई नीति खेलने लगे। इन्होंने तो अच्छा किया, जब कर कम नहीं किए जा रहे थे तो इसने जनता के सामने जाके भाषण दे दिया कि जितनी भी जनता है वो सारे की सारी खेती करना ही बंद कर दो। क्या करेगा ये? और इसकी खेती पे को तुम खेती मत करो, कुछ नहीं कर सकता, ये अपने आप डर के आएगा जागीरदार, तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा। जनता भी सही बात है यार, खेती नहीं करेंगे तो अपने आप झुक जाएगा। जागीरदार इन सब का बाप था। वो सीधा गया मालवा, वहां से किसानों को पकड़ के लाया, यहाँ पे बोले खेती करो, वो करने लग गए। अब जनता कहती है कि जो 2 मन दाने आते थे उनके भी टोटे पड़ गए। किसकी वजह से? इतने साल से बेचारा संघर्ष कर रहा था, अच्छा कर रहा था, एक काम गलत कर दिया, उसकी वजह से आंदोलन से बाहर कर दिया। 27 में हरिबाऊ उपाध्याय, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहलाने वाला जमनालाल बजाज बिजोलिया को संभालते, और इतना अच्छा लीडर जो है वो इसको छोड़ देता है केवल जनता की वजह से। तो ये विजय सिंह पथिक की कहानी है, थोड़ा सा याद रख सकते हो, और ये टोडगढ़ के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको लिख लो। टोडगढ़, अजमेर, ब्यावर,
इधर बाद में एक छोटा सा वैसे भी लिख देना, केहरीगढ़ आ जाए, ये भी अजमेर में ही। अरे क्या बातें कर रहे हैं? जहर नहीं पिला दे तो ले, तो तेरी सेवा कर रहा है कि उल्टा बोले। अच्छा करना ही नहीं चाहिए किसी के लिए। घर वाले कहते हैं ना, भलाई का जमाना ही नहीं है। यहाँ एक तो बोरासवाड़ा याद रखने का है, और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को बंदी बनाया गया, बस। केहरीगढ़ कहां पे है? अजमेर। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ, जैसलमेर फोर्ट, क्योंकि जिले वाइज वाले तो मुख्य मुख्य हो गए। अगला लिखो जैसलमेर फोर्ट। बोर्ड पे देखना, रटना मत, सुनना पहले। तो जैसलमेर का किला जैसलमेर में ही है, ये तो याद रखना ही नहीं। जैसलमेर, इस जैसलमेर को बसाया था जैसल बाटी ने 1155 में। जैसलमेर को किसने बसाया? ये रटने के नहीं होते, शहरों के नाम उसी के नाम से ही होता है। चित्तौड़ को चित्रांगद ने, जैसल बाटी, अजमेर को अजयराज ने, इसलिए इतना लोड नहीं लेना इसमें। पहले कहां रहा करते थे बाटी वंश के लोग? लोद्रवा में। लोद्रवा अच्छी राजधानी नहीं थी, इसलिए पानी की कमी थी, बार बार लोग अटैक करते रहते थे, सुरक्षा नहीं थी, इसलिए पानी ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचे थे। और यहां पर जब गए जैसल बाटी, तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। ये पहाड़ी जो है ये त्रिकुट की पहाड़ी है, इसीलिए किले को जब बनाया तो किले का नाम क्या रख दिया? त्रिकुटगढ़। शुरुआत में जब इसकी नींव रखी गई थी तो इसी पहाड़ी पर इसलिए भी रखी गई, कोई साधु तपस्या करता था और उस साधु से पूछा गया किला कहां बनाया जाए, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जहां मैं तपस्या करता हूं ये स्थान पवित्र है, हर तरीके से पवित्र है, इसलिए आप यहां बना सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इसी त्रिकुटगढ़ पे अपन वैसे पढ़ते हैं कि ये दान व द्रुक की श्रेणी में आता है, पर एक्चुअल में ये पहाड़ी पे ही बना हुआ है। वो 3 कुटी पहाड़ी जो है उसी पे ये बना हुआ है किला। जब आप जाके देखोगे तो पता चलेगा कि नीचे से उठा हुआ है पहाड़ी। वो तो बाद में रेगिस्तान तो चारों तरफ से घेर रखा था जैसलमेर को, इसलिए उसको कह देते हैं। तो ये त्रिकुटगढ़ है, बनवाया जैसल बाटी ने था, थोड़े दिन बाद में नाम चेंज किया, जैसाणगढ़ कर दिया। क्या? जैसाणगढ़, क्योंकि जैसल बाटी ने खुद के नाम से इसका नाम क्या रखा? जैसाणगढ़। इस किले का जब निर्माण कार्य हो रहा था उस समय इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। चूने का प्रयोग
आपसे अगर पूछता है पेपर वाला कौन सा किला ऐसा है जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, तो कौन सा करोगे? क्योंकि चूने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जैसलमेर में समस्या ही किसकी है? तो कहां से लाए? तो चूना मिलाए किससे? बिना पानी तो वो घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं। आज सीमेंट जो होती है उसकी तरह से चूना होता है, सेम। बस चूने की पकड़ में सीमेंट की पकड़ में दिन रात का अंतर है। चूना किसी भी बिल्डिंग में लगा हुआ है तो 100 साल उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने बताया भी कि 100 साल के बाद तो वो जवान होता है। इसका मतलब अभी 200-500 साल कहीं नहीं जाए वो बिल्डिंग। वो ठंडी भी होती है, सारी सुविधा है उसमें। तो यहां पानी है ही नहीं, तो चूने का प्रयोग कैसे कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो फिर इन लोगों ने कितना अच्छा दिमाग लगाया उस समय में, क्योंकि जैसलमेर में पीले बाटे हैं, बड़ा अच्छा होता है। उसके घर अगर वर्तमान में बहुत ट्रेंड में है, अभी ज्यादातर पीले पत्थरों के मकान खूब बना रहे लोग, वहीं से मंगवाया जाता है। तो जमीन में से निकलता है। प्रकृति ने राजस्थान के साथ में बहुत अच्छा काम किया है। बस फर्क इतना है कि काम के खनिज कम है, बिना काम के ज्यादा है। भाई और प्रदेशों के पास ज्यादा खनिज वो है जो उपयोगी है, अपने पास खनिज तो है, हर जिले को कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। तो मिला तो प्रकृति की वजह से ही है। और ये सब पहाड़ियों में से ही निकलता है, जितना भी भाटा होता है सब पहाड़ियों का है। जो आप संगमरमर देखते हो ये सब पहाड़ी में से निकला हुआ है, खुद से थोड़ी बनाते हैं। इसलिए तो यहाँ का बाटा बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ी में से निकलता है, नीचे जमीन में खुदाई करते हैं, फिर उसके बाद में पहाड़ी में निकलता रहता है। मशीनें लगी हुई होती हैं, वो काटती रहती हैं। इसके बाटे को ऐसे जोड़ा गया ब्लॉक खंड विधि द्वारा। ब्लॉक खंड विधि होती है, जैसे आजकल गांवों में वो ईंट देखते होंगे लोक वाली, रोड पे लगी होती है ना, आप इसमें काट के उसको फंसा देते हैं, मिट्टी डालते हैं, लोक कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे पीछे वो हिल नहीं सकती। और यही नहीं है, पुराने अधिकांशतः मंदिर जो होते हैं, नागदा चले जाओ, नागदा वाला मंदिर भी लोक कर रखा है पूरा का पूरा, चूने होने का प्रयोग ही नहीं है। तो उस समय में ये बने हुए हैं, और इनको भी पत्थरों को आपस में काट के ऐसा फंसा रखा है कि निकल नहीं सकता वो, और निकलेगा भी नहीं। हो सकता है सीमेंट वाली चीज निकल जाए, पर बाटा तो प्राकृतिक है ना, वो कैसे उसमें बीच में से हटेगा, और काट के उसको फंसा दिया। इसलिए तो यहां से कहते हैं ब्लॉक खंड विधि द्वारा जोड़े गए पत्थर कैसे थे? पीले। इसलिए जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह तो सोने की तरह से चमकता है, इसीलिए स्वर्णगिरी कहते हैं इसको। इसीलिए इसको कहते हैं सोनारगढ़, इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसमें लगभग 99 बुर्जे हैं, तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला यही है, 99 बुर्जों का किला। बाकी सब में किसी में 52, 30, 20, 40, 50 ऐसे हो सकती है, पर इसमें 99 है। बुर्ज होती है ऐसे उठा हुआ भाग, यहाँ पे सैनिक होता, दुश्मन सेना की निगरानी रखता था। ज्यादातर सबसे ज्यादा बुर्जे इसी में बनाई गई, क्योंकि रेगिस्तान का एरिया है, दूर दूर तक दिख जाएगा, ताकि एक ही पहाड़ी है, फिर दिख जाएगा, वहां पे बैठे रहते थे हमेशा। और फिर इसकी लोकेशन ऐसी है कि अटैकों का सामना करना ही पड़ता था, इसीलिए बुर्ज ज्यादा है। कोई ना कोई चीज का हर का कारण होता है। भाई ये पड़ता है सिंध से आने पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाले एरिया आएंगे, जैसलमेर सबसे टॉप पे रहेगा। तो उधर से लोग आए अटैक करने के लिए, तो सेना ऐसी हो जो दुश्मनों को देख ले, उधर वालों को, इसलिए ज्यादातर बुर्जे बना दी, ताकि आराम से चारों तरफ देख सकते हो। तो बहुत सारी बुर्जें सबसे ज्यादा किसमें है? जैसलमेर में। उसके बाद में जब आप इसमें जाओगे आपको लगता ही नहीं है कि ये किला जो है किला है, इसमें लोग रहते हैं। ये जीवंत दुर्ग है, जिसको हम कहते हैं ना लिविंग फोर्ट। तो लिविंग फोर्ट सेकंड है ये, लोग रहते हैं। आप किले में जब चढ़ोगे तो वहां बाइक भी घूम रही होगी, आपसे टिकट लेते हैं, उनसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं।
राजा क्या करता था, अच्छा राजा की पहचान होती है ये। कुछ राजा ऐसे थे जिनको अपनी प्रजा से बड़ा लगाव था। उनको लगता था कि भाई मैं अच्छा हूं, इसका मतलब तब अच्छा हूं जब प्रजा खुश है। और बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो क्या करता है यार, तुम क्या ही बाहर रहोगे, बार बार अटैक होते हैं। तो अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि चित्तौड़ पे अधिक अटैक हुए, तो राजा ने प्रजा को अपने पास रख लिया। चलो भाई मेरे किले के अंदर रहो, क्योंकि रोज रोज मरते हो फालतू में, मैं अंदर अच्छे से देख रेख कर सकता हूँ, रहने के लिए खाने के लिए सब व्यवस्था किले में। और ज्यादातर राजा अपने सामंतों को, सरदारों को, सबको अलॉट करता था जमीन अपने खुद के किले में। तो चित्तौड़ वालों ने अलॉट की या जैसलमेर वालों ने की, तो इसीलिए इसमें लोग रहते हैं। तो गलियां ही गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, दुनिया भर की गलियां। अच्छा, अब उसमें जाके कोई नया व्यक्ति नहीं रह सकता। जो सबसे प्रिय थे उन्हीं को अलॉट किया गया था। अब कोई भी नया व्यक्ति उसमें नहीं रह सकता। कभी तुम सोचो ले हम भी एक बंगला बना लेते हैं जाके, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बस देख सकते हो उन सब लोगों को। तो ये सब बातें किसकी हैं? जैसलमेर। अच्छा, इसका परकोटा जो है डबल है, मतलब इतना हैवी है कि टूट ही नहीं सकता, दोहरा परकोटा। और इसको लोग वहां लोकल जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो कमरकोट तो लिखा हुआ है अपनी किताबों में, वो सामान्य तो कहते हैं पाड़ा। हाँ, पाड़ा वही भैंस का है ना। तो वो वाला नहीं, यहां पर दोहरी चीज जो होती है उसको पाड़ा बोलते हैं। तो ये पूछा जाए कि दोहरा परकोटा क्या कहलाएगा? कमरकोट। कोट का मतलब तो सब समझते ही हो, दीवार को ही कहते हैं। ये कमरकोट तो दोहरा, और स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? पाड़ा। कभी आप जब इस किले में जाओगे, इसकी छत जो है, खूब सारे महलों की छत लकड़ी की है, और आज तक वैसी की वैसी है। और ये कोई विशेष बात नहीं है, आप अपना खुद का घर देख लेना पुराना, उसमें भी छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई होगी। ये ऐसे पिलर जो लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पे लकड़ी ठोक रखी है उनमें, साड़ की, और वो लकड़ी ऐसी होती है जो गलती ही नहीं है। अच्छा, दीमक लग सकती है किसी भी लकड़ी को, ये कोई विशेष बात नहीं है। तो यहां पे भी दीमक लग सकती है लगने को तो, पर उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, गाय का गोमूत्र जो होता है, गोमूत्र और गोबर, इसको और मिट्टी विट्टी को मिक्स करके और इसका लेप कर देते हैं, मरे दीमक नहीं लगे। और ये सच भी है, ऐसे दीमक नहीं लग सकती, बाकी सब तरीके से दीमक लग सकती है। और गाय की तो हर एक चीज ही काम की है, तभी तो तुम मां कहते हो। भाई गाय को मां क्यों कहा गया है मुझे नहीं पता, पर यह फिक्स है कि जो छोटा बछड़ा होता है, जो चरता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, उसका गोमूत्र, जो गाय होती है ना, छोटी बछड़ी जो बोलते हो, उसका गोमूत्र जो है अमृत के समान है, जब तक चरे नहीं वो। चरने के बाद में इतना ज्यादा उपयोगी नहीं होता। चरने के बाद में कभी तुम ऐसे जोश में मत आ जाना रामदेव जी के में, कि रामदेव जी कह रहा है गोमूत्र पीना है ना, तो फिर उसके बाद में पेट में हो जाएगी गर्मी। गोमूत्र बहुत हैवी होता है, अच्छे बिच्चे आदमी से तो पचे ही नहीं, पर वो ये होता है गर्मियों में नहीं पीना चाहिए। पर कौन सी गाय का नुकसानदायी है? जो चारा चरती है, छोटी बच्चिया जो चारा नहीं खाती, जैसे जन्म होता है तो 10 दिन नहीं खाती, 15 दिन नहीं खाती, जब तक आप नहीं खिलाओ तब तक मत खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाय की बच्चा जो होती है वो गाय के दूध के भरोसे ही रह लेता है, उसके लिए वो भी स्ट्रोंग है बहुत ज्यादा। तो उसका गोमूत्र अगर पिया जाए तो ये मानते हैं कि पेट के तो सारे रोग समाप्त हो जाए, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं उससे, तो बताओ। हाँ, अल्सर वगैरह हो जाता है ना, तो ज्यादातर ये कहते हैं भाई गोमूत्र लेना चाहिए, वो बड़ी गाय का नहीं होता, वो उसी का ही होता है, अमृत है। और ये कोई देखा देखी का नहीं, ये सब लिया हुआ है, तो पता है। मेरे वो डूडनल में वो अल्सर बताया था, वो अल्सर का मतलब कट गई थी वो छोटी बड़ी आंत, उस समय में डॉक्टर से ठीक नहीं हुई, उसी से ठीक हुई थी वो छोटी गाय बच्चिया का जो गोमूत्र होता है। गरुड़ पुराण नाम सुना है? गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में जो लास्ट के पेज जो होते हैं उसमें 15 पेज ऐसे हैं
जिसमें आयुर्वेद की पूरी नॉलेज होती है, लिखी हुई होती है कि कब कौन सी समस्या के समय में ये दवाई ले सकते हो, और वो बड़े कोई आयुर्वेद के ज्ञाता जो होते हैं उनके द्वारा। तो डॉक्टर फेल है इन सबके सामने जो ये चीजें बताई जाती है। वैसे डॉक्टर तो ये कहेंगे सब कुछ खाओ, कुछ नहीं होता, पर आयुर्वेद में थोड़ा सा शालीनता रखनी होती है कि जैसा दवाई लो वैसा। तो गाय का गोमूत्र हर जगह पे काम लिया जाता है, तो यहाँ पे इसका लेप करते ही थे, और गाँव में आज भी करते ही है, खूब सारी लकड़ी लगी हुई है, उनमें वो लेप होता ही है। तो ये याद रख सकते हो। इसी किले के बारे में सबसे पहले जैसलमेर को किसने बसाया, कब बसाया? ये तो पूरा ही नहीं करवा सके थे, 7 साल के आसपास लगी। 1162 में इनका बेटा हुआ था शालिवाहन, और इस शालिवाहन ने पूरा करवाया था। इतना गजब का आदमी बताते हैं ये शालिवाहन। इनका आज भी इस किले में कपड़े रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये कपड़े जो होते थे वो चांदी के पहनते थे, और चांदी के कपड़े पहनते थे, चांदी उन कपड़ों में जड़ी जाती थी। और इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी चांदी के बर्तनों के अलावा भोजन नहीं खाया। कहते हैं कि जो चांदी के कपड़े पहनता है वो शरीर जो होता है वो मजबूत होता है, बीमारियों से दूर रहता है, और चांदी के बर्तनों में भोजन खाता है तो उसका शरीर बलिष्ठ होता है। आप इनडायरेक्ट रूप से उसमें चांदी भी मिक्स होती है और वो खाते ही हो। सोना भस्म, चांदी भस्म, ये आजकल बीमारियों में खूब देते ही है, महंगी आती है, 7-8 हजार की छोटी सी देंगे वो स्वर्ण भस्म, तो है ना, पर वो शरीर के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग। और क्या राजा कोई टिक्कड़ थोड़ी खाते थे, बाजरे की टिक्कड़ ले आओ, लो खा लो। और बाजरे की टिक्कड़ खा के फिर युद्ध लड़ना, और फिर आप ये कहो कि उनका यश इतना फैल गया बाजरे की टिक्कड़ खा खा के, तो ऐसा नहीं है। ये हमेशा सोना चांदी भस्म ही खाया करते थे। और इसका एक अलग ही टसन था, ये इसकी वो बनी हुई है वहां पे किले के अंदर, मैं गया जब देख के आया था, तो चांदी के कपड़े थे इनके, और इनका बिस्तर जो होता है बड़ा गजब है, चांदी का ही बिस्तर पे सोता है, बिना कपड़ों के, भाई साहब बिल्कुल दबंग हो गए और चांदी के बिस्तर पे सोया करता। और देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी था कि इसके बिस्तर को देख के ऐसा लगता है कि बड़ा छोटा सा आदमी है, ऐसा लगता है। और इतिहास पढ़ते हैं तो 7 फीट हाइट बताते हैं। कहते हैं कि ये कभी पूरी नींद में नहीं सोते थे, इनके कमर के ऊपर का हिस्सा जो है वो केवल बिस्तर पे आना चाहिए, पीछे का हिस्सा जो है वो बिस्तर पे नहीं लेते थे, क्योंकि ये बस कमर सीधी करते थे। सोना कहां होता था इनके बारे में ये कहा जाता है, बस थोड़ी देर के लिए सोए फिर जाग जाते, और शारीरिक एक्टिविटी करना फिजिकल, और उसके बाद में इतने बड़े योद्धा भी कहलाते हैं। तो ये तो सच्चाई बात हो सकती है, क्योंकि राजाओं को हम सामान्य मानते ही हैं। आज एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजाओं की या राजपूतों के राजाओं की बुराई वो करता है जिसको पता नहीं होता, या कहीं से भी सुन लेता है, 2-4 बातें सुन ली वो बुराई कर देगा। कोई भी राजा की, क्या थे, ऐसा क्या कर दिया, इतिहास के पन्नों में सब झूठा लिखा हुआ है, तो तुम्हारे बारे में क्यों नहीं लिखा? तुम भी लिखवा लेते झूठा, भाई झूठा तो कोई भी लिखवा लेता, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं है, किसी के कोई आदमी नहीं रहे हुए होंगे। भाई हो सकता है कि 5% बातें झूठी हो सकती हैं, तो 95 तो ठीक है ना, आप 95 को तो स्वीकार करो। क्या रे वास्तव में आदमी ऐसा रहा हुआ होगा तो ही तो कहानियां चलती हैं। कहानियां अपनी क्यों नहीं है, अपन ने किया ही नहीं है कुछ, इसलिए अपनी कहानी क्यों होगी? जिस दिन तुम करोगे तो तुम्हारी भी कोई ना कोई कहानी सुनाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि एक्चुअल में जब इन घटनाओं को देखते हैं तो थी सब, और राजा थे ऐसे, इसीलिए लड़ाइयां लड़ पाते थे। और अगर राजा इतने बलशाली नहीं थे तो तुम्हारे से तो एक बिरनी नहीं संभाली जा रही है, वो तो उनके रानीवास हुआ करता तो भी उनकी नौटंकियां नहीं होती थी, और साथ में रहते थे सबके। आजकल एक एक की डाइवोर्स देके जा रही है कि नहीं, काम का आदमी नहीं है इसलिए तो यहां से आप याद रख सकते हो। तो सबसे बलशाली राजा जो था वो कौन था? शालिवाहन। ये तो इसने लगभग 7 साल में इस किले को पूरा करवाया। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? इसीलिए इसको क्या कहते थे? त्रिकुटगढ़। अरे बोला, खुद के नाम से जैसानगढ़। उसके बाद में इसके निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हुआ?
कैसे जोड़े गए? ब्लॉक खंड विधि द्वारा। पत्थरों का रंग कैसा? पीला। इसीलिए स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ बुर्जे कितनी है? सबको पता है। मुख्य सेंटर था, मिट्टी पड़ती है चारों तरफ, बुर्जों की जरूरत है दूर दूर तक का देखने के लिए, क्योंकि बाकियों में पहाड़ियां है ना, इसलिए वही सुरक्षा करती हैं। यहाँ तो ले दे के सुरक्षा करेंगे तो सैनिक करेंगे, यहाँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो सुरक्षा कर सके। इसीलिए तो कहते हैं ना, राव चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी है, प्रताप से पहले संघर्ष कर रहा था। पर तुम चंद्रसेन को नहीं पढ़ते, प्रताप को सब दुनिया याद रखती है, क्योंकि उस बेचारे का एरिया ऐसा चुना हुआ था उसके द्वारा कि मरुस्थल पड़ा है ना, पैसा है, यहाँ सब सहयोग कर रहे हैं, पहाड़ी में कौन कहां जा सकता है। इसलिए तो यहां से आप याद रख सकते हो। तो गलियों का दुर्ग, क्योंकि इसमें गलियां गलियां हैं दुनिया भर की, इसलिए गलियों का दुर्ग कहते हैं, लोग इसमें रहते ही है, तो लिविंग फोर्ट हो गया। और इसमें आप याद रख सकते हो कि दोहरा घाघरा नुमा परकोटा जो है वो क्या कहलाता है? कमरकोट या पाड़ा। अब बोलो, जैसलमेर को किसने बसाया? कब बसाया? इस किले को पूरा किसने करवाया? सालिवान। सालिवान ने कब पूरा करवाया? 1162। और उसके बाद में यहां से गए कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकुट। त्रिकुट की पहाड़ी पे बना दिया किले का नाम त्रिकुटगढ़। खुद के नाम से क्या नाम रख दिया? किले में निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हुआ? तो पत्थर कैसे जोड़े गए? रंग कैसा था? सुबह सूर्य की तरह से चमकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। और इसमें कितनी बुर्जें बनी हुई है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 99 बुर्जों वाला किला भी कहते हैं। यहां पर लोग इसमें रहते हैं, इसलिए लिविंग फोर्ट कौन सा है? सेकंड। सेकंड इसलिए है कि ये 11वीं सदी में बना है। वो फर्स्ट इसलिए है कि वो 8वीं सदी का है, इसलिए वो फर्स्ट हो गया, ये 11वीं का हो गया। उसी की तर्ज पे लोग इसमें रहते थे राजा अपने आराम से, तो ये जीवंत दुर्ग भी कहलाता है। और इसकी कब दोहरा घाघरा नुमा परकोटा जो है वो क्या कहलाता है? कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। याद रह जाएगी बात। इतनी सी बातें एक बार लिखो दिक्कत। सबसे पहले लिखो जैसलमेर का किला। क्या क्या करेगा आप? तो लिखो दोहरा घाघरा नुमा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट। ये तो क्यों लिखना? पहले जैसलमेर दुर्ग लिख दिया, हाँ तो फिर उपनाम लिखो सबसे पहले। वो गलती से लिखवा दिया, लिखा थोड़ी तुमने, लिख दिया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, लिख दिया तो लिखना तो है ही। कोई विदेशी में थोड़ी लिखवाया है, तो लिखो। तो लिखो उपनाम में सबसे पहले त्रिकुटगढ़, पहला उपनाम लिखना त्रिकुटगढ़। कौन सा गढ़? त्रिकुटगढ़। उसके बाद में लिखो खुद के नाम से जैसाणगढ़। कौन सा गढ़? तो लिखो जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़, जैसाणगढ़। लिख लिया? उसके बाद में लिखो स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड, जिसके अध्यक्ष कौन है देख लो, ये पता है उनका नाम। आलोकराज साहब जो है, उनका और उनकी टीम का कहना है कि स्वर्णगिरी जो होता है वो जालोर का किला है। शांति रख लो, मैं जितना कहूं उतना करो, है ना, ज्यादा आलोकराज बनने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि स्वर्णगिरी जालोर का किला है, आरपीएससी कहती है कि उसको स्वर्णगिरी कहते हैं। बोला बात दोनों एक ही है, खाले पीले ठूस ले जाना मुंह में ही है। इसलिए तो स्वर्णगिरी या स्वर्णगिरी एक ही बात मानते हैं। और ये आपके बोर्ड ने आदेश है वाले को भी जालोर ही माना है, ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि पेपर में आ जाए तुम जैसलमेर ठोक दो, फिर मेरे माथे पड़ो कि आपकी वजह से गलत हो गया। इसलिए मैं बता दूं कि स्वर्णगिरी मैं यहां भी लिखवा रहा हूं, और वो अगर आए तो जालोर वाला भी माना जाएगा।
आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग वो माना जाएगा। ऐसे आरपीएससी का दोगे तो स्वर्णगिरी जैसलमेरी है। समझ में आ गई बात? दोनों आगे छोड़ देना, तेरे को जरूरी थोड़ी है सारे तू ही करके। हाँ, दोनों ऑप्शन आ गए तो भी मैं कह रहा हूं कि जैसलमेर वाला को ही नहीं करना। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड का देना है तो कौन सा करना है? जालोर। कौन सा करना है? जालोर। ये बात याद होनी चाहिए। तो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे जाके पेपर जब दोगे ना और ये सवाल आ गया तो तुम, स्टूडेंट की समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि खुद की गलती नहीं देखता। उसको चाहे कितना ही बता दिया जाए, सीधा जाके कहेंगे पाठशाला में पढ़ने गए थे और उनकी वजह से ये हो गया। कोचिंग का नाम सबसे पहले लेते हो, मास्टर तो बाद में, क्योंकि भाई पहला अटैक किसका, तो इसलिए तुम उसके बारे में कहते हो। फेल होता है तो कोचिंग का नाम। अब ये थोड़ी है कि मैं कोचिंग गया ही नहीं। आधे से तो बोलो मैं सिगरेट पी रहा था बाहर, वो नहीं लिखते, माँ बाप को नहीं कहते कि हम सिगरेट पीने चले गए थे क्लास के टाइम में जब ये सवाल पूछा गया तब तो। और जब अब मैंने बता दिया, मान लो 2 बच्चे नहीं है यहाँ पे, और अगर ये सवाल तुम्हारे बोर्ड में आ गया, मैं बार बार कह रहा हूं कि आरपीएससी स्वर्णगिरी मानती है जैसलमेर को और अधीनस्थ बोर्ड स्वर्णगिरी मानता है जालो। अब बता दिया, वो लिख के लेके चला गया, और लिख के लेके चला गया तो क्या उसका सही हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। तो बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, नौकरी लगनी है तो हाँ जरूरी है, समय पे आया करो। तो यहां से लिखो स्वर्णगिरी, एक ऊपर नोट लगा के लिख दो कॉपी के ऊपर ही, ऊपर वाले हिस्से में। अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग में लिख दो इसमें, अधीनस्थ बोर्ड स्वर्णगिरी जालोर को भी मानता है, क्योंकि 4 बार रिट लगा चुके हैं इस पेपर, फिर भी वही माना गया। अधीनस्थ बोर्ड स्वर्णगिरी जालोर को मानता है, और आरपीएससी का पूछे तो जैसलमेर। लिख दिया गया। उसके बाद में लिखो अगला, अगला नाम लिखना भाई 99 बुर्जों वाला किला। 99 बुर्जों वाला किला। 99 बुर्जों वाला किला लिख लिया। उसके बाद में लिखो गलियों का दुर्ग। गलियों का दुर्ग, क्योंकि जब लोग रहते हैं तो वैसे भी गलियां बनी हुई हैं, तो ये गलियों का दुर्ग है। और लास्ट में लिख देना लिविंग फोर्ट। कौन सा है? सेकंड। कभी लिविंग फोर्ट आएगा और कभी जीवंत दुर्ग आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो लिविंग फोर्ट का मतलब लोग रहते हैं तो ही तो जीवंत है, तो लिखो लिविंग फोर्ट सेकंड, या कोष्टक में करना जीवंत दुर्ग। जीवंत दुर्ग लिख लिया। उसके बाद में लिखो इसका निर्माण। अच्छा, आपके कई किताबों में हो सकता है ना, कईयों में दे रखी होगी गाइडों में, ऐसे मूल किताबों में नहीं मिलता, कि लिखा होता है कि इसे राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, या रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। वो किले को नहीं कहते हैं, वो जैसलमेर शहर के नाम है। पर जैसलमेर शहर में किला है, इसलिए गाइड वाले उसमें भी लिख देते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई 2-1 साल से, मान लो मैं खुद भी हूं, चाहे मैं ही होता, शुरुआत में मैं भी लिखाता था, मैं गलती स्वीकार करता हूं। तो शुरुआत में पढ़ाने वाला जानता ही नहीं है उस चीज के बारे में कि ये है क्या मूल, फिर आप वहां जाके पता चलता है, तो आप या अच्छी किताबें पढ़ते हो तो पता चलता है, तो फिर पता चलता है कि जैसलमेर के नाम है, अंडमान या गुलाब, ये सब नाम दिए जाते हैं। तो यहां से आप इस किले के नाम मत सोचा करो। तो निर्माण लिखो जैसल बाटी। निर्माण क्या है? जैसल बाटी 1155 ईस्वी। मेरा क्यों बनाना है? 1155। उसके बाद में देखो निर्माण पूरा किया। जो कैसे कपड़े पहनते थे, सोते भी किस पे थे, खाते भी किस में थे, इसीलिए व्यक्ति बलशाली था। हम खाते किस में है, सोते किस में है इसीलिए तुम्हारा शरीर माथा और भेजा कोई काम का नहीं है, इसलिए लिखेगा शालिवाहन। पूरा किया शाली
वाहन 1162 में। लिख लिया? स्पीड से लिखा कर, नहीं क्या होता है, नहीं मत बोला कर। लिखो शालिवाहन और 1162 7 साल में बनके तैयार हुआ। उसके बाद में लिखिएगा अगला, यहां से श्रेणी, और श्रेणी आएगी दानव द्रुप, श्रेणी आएगी दानव द्रुप, क्योंकि चारों तरफ क्या है, रेगिस्तान है, इसीलिए श्रेणी कौन सी है, दानव द्रुप। उसके बाद में लिखो दोहरा गागरा नुमा परकोटा, परकोटे से शुरुआत करो, दोहरा गागरा नुमा परकोटा, और दोहरा गागरा नुमा परकोटा जो है वो कहां पे, जैसलमेर में, जिसको कहते क्या है, कमरकोट या पाड़ा। लिखो कमरकोट या पाड़ा। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? दोहरा गागरा नुमा परकोटा, कमरकोट या पाड़ा। अब लिखो निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि चूने के लिए क्या चाहिए, पानी, और जैसलमेर में क्या नहीं है, फिर लोग रहते तो ही ना, क्या नहीं है। लिख लिया? चूने का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद में लिखो पत्थर को काटकर, पत्थर को काटकर ब्लॉक खंड विधि द्वारा जोड़ा गया, पत्थर को काटकर ब्लॉक खंड विधि द्वारा जोड़ा गया, ब्लॉक खंड विधि द्वारा जोड़ा गया। लिख लिया? उसके बाद में लिखो इस किले की छत लकड़ी की बनी हुई है, इस किले की छत लकड़ी की बनी हुई है। लिख लिया? उसके बाद में एक लाइन लिख लेना, सत्यजीत रे था और उसने सोनार किला फिल्म बनाई, सत्यजीत रे ने, डायरेक्टर है ये, सत्यजीत रे ने सोनार किला फिल्म बनाई। तो आपसे पूछे कौन से किले पर फिल्म बनी है, तो जैसलमेर, सोनार किला फिल्म बनाई। ये अधूरी है, बनी नहीं, कभी तुम आज ही जाके यूट्यूब पे सर्च करने लग जाओ, नहीं है। सोनार किला जैसे ही सर्च करोगे तो किला आएगा, मैं जैसलमेर बोल रहा हूं, ऐसे वही आएगी उसमें, है ना। हाँ, तो वो सोनार किला फिल्म नहीं है, अधूरी थी, इसलिए अभी ये चली ही नहीं, तो बनी नहीं, पूरी नहीं हुई। तो ये सोनार किला फिल्म आप याद रख सकते हो। और उसके बाद में आगे लिखिएगा, यह किला दरार के कारण चर्चा में रहा, भूकंप आई थी जिसकी वजह से पत्थर हिल गए तो दरार आ गई। आरपीएससी ने पूछ लिया, क्योंकि उस समय की घटना थी 9 के आसपास, 2009 के आसपास की, इसलिए करंट का सवाल था, पूछ लिया। अब नहीं भी पूछा जाए कोई जरूरी नहीं है। यह किला दरार के कारण चर्चा में रहा, दरार के कारण चर्चा में रहा। ठीक है, अब हेडिंग लगा दो दर्शनीय स्थल और फिर समझो। दर्शनीय स्थल, बोर्ड पे देखो, कोई भी किला जो होता है उसका दरवाजा जो होता है ना, उसमें खूब सारे दरवाजे होते हैं, ये तो आप सबको पता है।
ये मुख्य दरवाजा यहां से शुरू होता है, इसके पास जो किले के जस्ट पास वाला दरवाजा होगा, किसी भी किले में जाके देखना, उस किले के दरवाजे में घुमाव मिलेगा बिल्कुल थोड़ा सा सब में, क्योंकि इस दरवाजे के बाद में तो फिर कुछ है ही नहीं। ये टूटा, इसका मतलब अब सेना किस में चली जाएगी? किले के अंदर चली जाएगी, इसके बाद तो कुछ नहीं है। इसलिए हर किले का एंड का दरवाजा जो होता है उसमें एक थोड़ा सा घुमाव ये देते ही है। किस लिए? इधर से मानो कि सारे दरवाजे तोड़ ताड़ के सेना पहुंच भी रही है जैसे तैसे करके, तो बलशाली जो होंगे सैनिक उनको तो पहले दरवाजों पे रखा जाएगा, फिर और दूसरे दरवाजे पे, लास्ट में तो ये मान के चलो कि कचरा ही होता है एक तरीके से, है ना, क्योंकि यहां तक तो पहुंचते ही नहीं थे। पहली बात तो यहां पहुंच गया फिर तो किला वैसे ही जीता जाएगा। अब यहां पे ये जीतते भी आ रहे हैं, यहां हाथियों से दरवाजे तोड़वाए जाते हैं। हमेशा देखना लास्ट वाला दरवाजा जो होता है उस पे लोहे की कीलें होती हैं, ताकि हाथी जब उसको पेल मारे तो उसको लग जाए और उसको पीछे हटना पड़े। पर ये लास्ट वाला कितना सोच समझ के बनाते थे, इतना घुमाव दे दिया इस दरवाजे में ताकि हाथी पीछे जाके पेल ही नहीं लगा सके। बस इतना सा होता है, इसमें हाथी खड़ा ही रह सकता है बस फिक्स। जब तक वो पीछे नहीं जाएगा स्पीड नहीं बनेगी, स्पीड नहीं बनेगी तो सीधा पेल नहीं मार सकता। इसलिए लास्ट वाला दरवाजा इतना आसानी से टूटता नहीं है। जितने भी लास्ट के दरवाजे होते हैं उन सब के पीछे यहां पर लोहे की एक रोड होती थी। इधर जो ये पोल है, इस पोल में उसमें गड्ढा होता है आरम पार, यहाँ पे इधर एक गड्ढा होता है पोल में, वो रोड दरवाजे के पीछे लगाते। मान लो कोई भी सेना ज्यादा इसके पेल लगा भी दे, सब लोग लग लुग के, तो जैसे ये पीछे जाता तो ये रोड जो होती ना, ये दरवाजे को टच जैसे ही करती तो ये यहां इस वाले पिलर के जाके टच भी करती और उससे दरवाजा की पकड़ और मजबूत होती, क्योंकि ये हिलेगा तो इधर इसके बाटे जो हैं और पास आएंगे, तो इसका मतलब दरवाजे की पकड़ और ज्यादा मजबूत और होती है। इसीलिए हर मुख्य दरवाजे के पीछे एक रोड लगाई जाती है हमेशा, ताकि वो बिल्कुल भी नहीं टूट सके, और ये हमेशा घुमाव पे मिलेगा ताकि हाथी उसके पेल नहीं लगा सके। ये मुख्य दरवाजा है, इसको कहते हैं साहब अक्षय पोल। कौन सा पोल है? ठीक है, यहां से एंट्री करोगे, इसके जस्ट पास में ये कुआं बना हुआ है और इस कुएं को कहते हैं जयसुल का कुआं। कौन सा कुआं है ये? जयसुल का कुआं। क्यों भाई? इसको बनाया किसने है? जयसल भाटी ने। इस कुएं का निर्माण जयसल भाटी ने नहीं करवाया, इस किले का निर्माण कृष्ण ने करवाया था। कब करवाया था? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो होते हैं वो इधर आए हुए थे जैसलमेर के आसपास, पता नहीं कब आ गए, नहीं तो क्या ही करने आए होंगे, पर लिखा हुआ है किताबों में तो बताना पड़ता, मजबूरी है, नहीं ऐसी तपती हुई भूमि में क्या करेंगे वो। और यहाँ पे आके बोला अर्जुन को प्यास लगी तो उसने कृष्ण से कहा कि मुझे पानी पीना है। उसने कहा ठीक है, क्यों टेंशन ले रहा है। उसने अपने चक्कर से मारा नीचे तो उसमें से पानी निकला, अर्जुन ने पानी पिया और कहा कि अब इसको बंद कर दो। अब उसने बंद नहीं किया, उसने कहा बंद कर दो, बोला नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला इसलिए कि मेरे वंशज जो है वो यहाँ पे शासन करेंगे। इसीलिए बाटी वंश के लोग कौन है? यदुवंशी है। ग्राम सेवक के पेपर में आया था कि बाटी वंश कौन से से जुड़ा हुआ है, तो यदुवंश। तो इसीलिए तो ढूंढता जैसला यहाँ पे आ गया, परकोटे के अंदर इसको ले लिया कुएं को, ताकि किले में पानी की व्यवस्था रहेगी। और बाकी इसको बनाएंगे कैसे? खेती तो नहीं होती, तो बनाने के लिए उसने क्या किया कि इधर आगरा दिल्ली दो बड़े सेंटर, और यहां से लोग व्यापार के लिए जाते थे सिंध, पर जैसलमेर से होके जाते, तो सिंध में व्यापार जब करते तो रास्ते में रोक लेते जैसलमेर वाले, टैक्स दे, और उस पैसे से धीरे धीरे इकट्ठा करके इतना बड़ा गढ़ बना दिया कि पैसों वालों के पास में भी ऐसा गढ़ नहीं होगा, पर वो टैक्स से बना हुआ किला है। नहीं तो इधर कोई खेती वेती इतनी नहीं होती थी ताकि राजा टैक्स लेके किला बना सकता है, पर फिर भी मजबूत और अच्छा किला है, इसलिए आप याद रख सकते हो। तो ये जयसल बाटी ने इसमें जो ये कुआं था इसके चारों तरफ बाटे बाटे चिनवा दिए ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए, और उसी के नाम से नाम रख दिया जयसुल का कुआं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद में इस किले में बने हुए हैं महल, और महल क्या है? कुछ नहीं होता, हो सकता है राजा को टाइम लगे, मेरे को महल बनाने में समय नहीं लगता, तो इसलिए ये महल जो होता है, इसमें सबसे पहला महल जो है उसका नाम है सर्वोत्तम विलास। विलास का मतलब क्या होता है? महल ही होता है, ऐश और आराम जहां पे करते हो महलों में, तो सर्वोत्तम। आप अब बहुत सारे महल हो जाएंगे, किले पढ़ोगे तब,
तो इसलिए आप याद रखो कि जैसलमेर जैसी जगह पे सबसे उत्तम महल कहां पे? जैसलमेर, क्योंकि वहां अच्छा बनना बड़ी मुश्किल काम है। तो सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, विलास का मतलब क्या होता है? महल, इसलिए सर्वोत्तम विलास यहीं पे बना हुआ है। उसके बाद में एक आप पढ़ोगे जो मेहरानगढ़ में पढ़ोगे, मोती महल, पर यहां भी है एक मोती महल, इसलिए आप यह भी याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आता है जो अभी वर्तमान में पेपर में आ रहा है, और वो है साहब बादल महल। कौन सा महल? बादल महल राजस्थान में आपको खूब सारे मिल जाएंगे, दुनिया भर के। हर एक किले में एक बादल महल होता है, यानी कि ये मान के चलो कि 200 के आसपास बादल महल अपने राजस्थान में बने हुए होंगे। बादल महल का मतलब क्या होता है बताओ, देखो एक आधा है। सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर तो और बहुत सारे महल होते हैं, उन सबको बादल महल तो नहीं कहते। बताओ, कई बादल महल तो बीच में भी थे, कई बादल महल तो नीचे भी है, जाके देख के आओ। पर उसी को बादल महल क्यों कहते हैं बताओ, और कोई बताओ। बादल आते थे, बादल की आकृति बनी हुई है। और भाई रात को सोते टाइम बादल दिखते होंगे। ओहो, तो महाराज राजा सारे किले के बाहर ही पड़े रहते थे बादल देखने के लिए, बादल दिखते होंगे। और क्या होता है, हर किले में जिस जिसमें घूमने गए बादल महल था कि नहीं? सब में होता है, सब में होता है। फेमस इसका है, एक तो इसका है, एक कुंभलगढ़ का है। कुंभलगढ़ का फेमस इसलिए हो गया कि महाराणा प्रताप का जन्म हो गया, इसलिए फेमस हो गया, नहीं तो कोई विशेष बात नहीं थी। हाँ, ये जरूर फेमस है क्योंकि इसके ये 5 मंजिला है बादल महल, 5 मंजिला है, और इसमें ब्रिटेन की वास्तुकला दिखाई देती है। और सिलबटों ने क्या गजब का बनाया इस बादल महल को। बादल महल का मतलब ये होता था कि जब बारिश नहीं होती थी तो इस महल में जाते थे, और वहां पर वाद्य यंत्र रखे रहते, और भगवान इंद्र की प्रतिमा लगी रहती थी, और इंद्र के सामने बैठ के वहां पर भजन करते थे, ताकि इंद्र बारिश का क्या है। तो कोई जरूरी नहीं है, कई का तो बादल टच करते हैं, ऊपर मुंह करने पे दिखता है। ये किसका बज रहा है? ये किसका बजा? ये कौन सा राजा का बज रहा है कि रानी का? रानी का। लड़कियां कब से रिंगटोन रखने लग गई? ये तो गलत बात है, फोन को साइलेंट रखा करो। तो यहां से याद रखो कि बादल महल जो होता है वो कितनी मंजिला है? ये 5, इसीलिए फेमस है ये। इसमें किसकी वास्तुकला दिखाई देती है? ब्रिटेन की, ये भी याद रखने का। उसके बाद रिट में पूछा गया था, और वो बार बार, क्योंकि बोर्ड आपका भी वही है, रिट वालों का भी मेंस वही करवाता है, इसलिए आप याद रख सकते हो कि रिट में पूछा गया गज महल, और दूसरा पूछा गया जवाहर महल। अच्छा, इसको रट सकते हो एक तो आप। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर में भी एक शासक गज सिंह हुआ है, और जैसलमेर में जवाहर सिंह भी शासक हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम से, या तो राजा के नाम से याद रखो, या की पॉइंट जय पकड़ो भाई, जैसलमेर थोड़ा सा ध्यान रहे ताकि याद रह जाए। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, पेपर में जब कोई नया महल आएगा ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते, इतना भी बुरे नहीं होते, एक आधे सवाल में बहुत टफ पूछ सकते हैं, पर नई चीज जब पूछते हैं तो 3-4 महल साथ में देते हैं। जैसे उन्होंने पहली बार जब ये अकेला नहीं पूछेगा कि जवाहर महल अकेला बताओ, नहीं, उसने जब पहली बार सवाल पूछा गज महल, जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास महल कौन से दुर्ग में, मान लो आपको ये याद था तो भी आप कर गए। अब अगले पेपर में फिर पूछेगा तो बच्चे को वैसे याद होता है। तो पुरानी चीज आई भी तो कम से कम एटलीस्ट आनी ही चाहिए ना। तो हमेशा ऐसे पूछा गया, तो आपको ये दोनों बातें याद रख लेनी है। इधर जैसे आप जाओगे, यहाँ पे बना हुआ है साहब मंदिर। अब मंदिर रटना नहीं, क्योंकि राजा की कुलदेवी होगी और उनके कुलदेवता दोनों का बनेगा। अब सबसे पहले कुलदेवी आती है। इनकी कुलदेवी कौन सी है? स्वांग्या माता, इसलिए इनकी कुलदेवी का मंदिर होता ही है, होना भी चाहिए। राजा बनवाएगा क्या किलों में, रोज पूजा पाठ करेगा तो कुलदेवी की तो करेगा। और इनका कुलदेवता जैसलमेर बीकानेर वालों का कौन आता है? लक्ष्मी नारायण। इसका एक कारण है, मैंने कहा था कि इस पे मेरा एक टाइटल था जिसमें मैंने ये लिखा था कि मेवाड़ वाली स्त्री में क्या नाम है, भगवान शिव ही क्यों कुलदेवता है, या बीकानेर वाली स्त्री में इनके कुलदेवता लक्ष्मी नारायण ही क्यों है। तो क्या इन राजाओं के द्वारा कुलदेवता बनाए गए? नहीं, कोई मतलब नहीं था, भौगोलिक स्थिति पे आधारित है। जैसे भगवान शिव पहाड़ी में निवास करते हैं, इसलिए उदयपुर चले जाओ, चारों तरफ भगवान शिव के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, और उनका कुलदेवता कौन है? एकलिंग जी। क्यों? भगवान शिव ही है।
आप जैसलमेर जाओ, बीकानेर जाओ, या कोई भी ऐसी रियासत जो उधर की है, उनके कुलदेवता लक्ष्मी नारायण मिलते हैं। क्योंकि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो लिखा हुआ आता है कि भाई ये सारे के सारे राजस्थान का एरिया जो रेगिस्तान वाला है, ये 33 सागर के अवशेष थे। इसका मतलब कभी ना कभी तो सागर रहा होगा। और आपने आज तक जितनी फोटो देखी होगी उन सब में ये देखा होगा कि लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान विष्णु वो किस में होते हैं? समुद्र में। इसीलिए यहाँ के कुल देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण। ना जैसल बाटी का कोई रोल है, ना उधर अल्लट का रोल है, ना बप्पा रावल का है। भौगोलिक स्थिति के आधार पे वहां पर जो लोकल देवता होता है उसकी पूजा की जाती है। तो पहाड़ियों में भगवान शिव, जैसे आमेर वाले कुल देवता किसको मानते हैं? अधिकांशतः शिक्षक पढ़ाएंगे कि आमेर का कुल देवता गोविंद देव जी है, नहीं है, अंबिकेश्वर महादेव है। आप पढ़ो यहाँ के इतिहास जो लिखा है आमेर वाला, उनके इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा अंबिकेश्वर जिसके नाम के पीछे ईश्वर लगता है वो भगवान शिव है। आमेर भी पहाड़ियों में है। इसका मतलब किसकी पूजा करें? शिव की। यही होगा। गोविंद देव जी की प्रतिमा कब जाके आई है? बाद के राजा लेके आए थे, इसलिए तो वो कहते हैं कि कुल देवता के रूप में अंबिकेश्वरी ही माने जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में शिव मिलेंगे और रेगिस्तान वाले क्षेत्र में किसको माना जाता है? लक्ष्मी नारायण। बस सीधी बात ये याद रखनी है। फिर यहाँ पर जैनियों का प्रभाव अधिक रहा, और ये सेकंड ग्रेड का तो बहुत फेवरेट सवाल था कि यहाँ पे प्राचीन जैन पांडुलिपि भंडार है। क्या है? प्राचीन जैन पांडुलिपि भंडार। अब आप एक तो इसको रट लो, क्योंकि ये पटवार वटवार में भी कई बार आई हुई है कि प्राचीन जैन पांडुलिपि भंडार कहाँ पे। या तो आप इसको रट लो या जैन से जैसलमेर याद कर लो, जैसा जैसलमेर लिखते हो वैसा ही जैन है, इसलिए ये भी याद रख सकते हो। पांडुलिपि भंडार यानी कि जैनियों की पुस्तकें हैं। कोई भी राजा जो होता है वो जैनियों को साथ में रखता था, क्योंकि जैनी जो होते हैं वो व्यापार करने वाले लोग हैं और पैसा राजा के पास व्यापारियों से ही आता था। उस समय में जनता थोड़ा मोड़ा टैक्स दे दे, उसके अलावा व्यापारी लोगों से। इसीलिए तो आप अजमेर पढ़ते हो तो पढ़ा होगा अजय राज ने स्वर्ण कलश भेंट किया, जैनियों के श्वेतांबर और दिगंबर की शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की, डिबेट में भाग लिया, ऐसा व्यक्ति, और अजमेर को बचाया तब जैनियों को बचाया। तो उसका मुख्य कारण यही कहलाता है कि भाई ये हमेशा साथ रखते थे। तो जैन पांडुलिपि भंडार यहीं पे आ जाएगा। इसीलिए जैनियों का मंदिर भी है यहाँ पे, और जैनियों का जो मंदिर है वो कहते हैं साहब पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा है? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी इसी किले में बना हुआ है। अब अबुल फजल आया, इसके चारों तरफ रेगिस्तान है। इस पे रेगिस्तान पे चढ़ने के लिए अबुल फजल गया, तुम चढ़े होंगे तो तुम्हें भी किसकी टांगे चाहिए? भाटे की। सिंपल टांग लेके चढ़ ही नहीं सकते, इसलिए आप याद रख सकते हो किस किले पर चढ़ने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो कौन सा आएगा? जैसलमेर। और आपने सुना भी होगा कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच नायो, भाटियो, गढ़लो, जैसलमेर। कि सबसे अच्छा किला अगर कोई माना जाता है तो कौन सा? जैसलमेर को माना जाता है। घोड़ा कीजिए काट कार, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे कार, तब पहुंचे जैसाण गढ़। कहते घोड़ा किसका हो सकता है? काट का, क्योंकि रेगिस्तान में घोड़ा थोड़ी चलता है। घोड़ा काट कार, पग किसके? भाटे के। और अख्तर फिल्में देखी होंगी, बाहुबली फिल्म देखी है, उसमें कवच जो लगाते हैं ना उसको बोलते हैं अख्तर। यानी कि दिल इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चढ़ने के लिए तैयार हो। तो अख्तर। सीना कैसा होना चाहिए? चमड़े का, जो होता है ना उसमें चमड़े का, पर यहाँ कहता है कि लोहे का चाहिए। अख्तर कीजिए लोहे का, और तब पहुंचोगे कौन से किले पर? जैसलमेर। तो यहाँ से आपको रटना नहीं है, सीधे सिंपल लोकेशन, वर्तमान लोकेशन बता दी, जो मैं देख के आया वो सब मैंने बता दिया। अक्षय पोल, अक्षय पोल के पास में कौन सा कुआ है? बोलो, अरे सब बोलो। पहले सीधी कमर करके बैठो, ऐटे जिम्बा थोड़ी आया जो। ओ, सीधी कमर करके बैठो। अब बोलो, पहला पोल कौन सा? उसके पास कौन सा कुआ? जयसुल का कुआ। यहाँ पर कौन सा महल है? सर्वोत्तम विलास। दूसरा मोती महल। तीसरा बादल महल। कितना मंजिल है? किसकी वास्तुकला? और महल कौन सा? और जवार। इधर कौन सा मंदिर? कुलदेवी की स्वांग्या माता। कुल देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण। यहाँ पर कौन सा भंडार है? प्राचीन जैन पांडुलिपि भंडार। मंदिर भी किसका है? पार्श्वनाथ का। तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले एंट्री कौन से दरवाजे से हुई? अक्षय पोल के पास